नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता नरेंद्र पंजवानी से। नरेंद्र पंजवानी का जन्म राजस्थान के ब्यावर में हुआ, लेकिन बचपन में ही पूरा परिवार लखनऊ शिफ्ट हो गया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद 22 साल कई देशों में नरेंद्र ने नौकरी की और इसी बीच नौकरी के साथ इन देशों में रंगमंच भी किया। नरेंद्र पंजवानी ने अफ्रीकन, फ्रेंच, अरबिक लैंग्वेज समेत 12 भाषाओं में थिएटर में एक्टिंग की है। फिर वापस इंडिया आने के बाद टीवी सीरियल बालिका वधू से टीवी जगत में कदम रखा तो श्याम बेनेगल के टीवी सीरीज संविधान में सरदार हुकुम सिंह का किरदार निभाया, तो फिल्म वीरम में अभिनय किया जिसमें नरेंद्र पंजवानी ने 3 भाषाओं में एक्ट किया है। तो वहीं फिल्म मैडम, चीफ मिनिस्टर, दरबान, डी कंपनी, गंदा बच्चा, दासदेव, लखनऊ सेंट्रल, मुल्क, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, प्रस्थानम, मीरक्सम में अहम भूमिका निभाई है। तो भोजपुरी फिल्म भोले शंकर और छत्तीसगढ़ी फिल्म सिंदूर सुहाग में भी अदाकारी की है। नरेंद्र ने वेब सीरीज ग्रहण, क्रस्ट, भौकाल 2 में भी एक्टिंग की है। तो ग्रीनलम लिमिटेड, सोफा एंड सोफा, इंश्योरेंस समाधान, केरला टूरिज्म समेत कई विज्ञापन फिल्मों में नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज आपको बताएंगे और मुलाकात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे अभिनेता नरेंद्र पंजवानी से। नरेंद्र पंजवानी ने कई फिल्में, टीवी सीरियल्स और एड फिल्मों में अदाकारी की है और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता नरेंद्र पंजवानी। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू वेरी मच जी। नरेंद्र जी, शुरुआत जो आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। आपने 22 सालों तक आपने कई देशों में काम किया और इसी बीच आपने वहां पर रंगमंच भी किया। आपने जिस देश में आप नौकरी करते थे, नौकरी के साथ साथ आपने वहां पर रंगमंच भी किया और 12 से ज्यादा भाषाओं में आपने रंगमंच किया है। तो आखिर विदेशों में नौकरी करना, फिर वहां के रंगमंच के साथ जुड़ना, किस तरह से एक्सपीरियंस रहा और कैसा आपको लगा, कब आपको लगा कि आपको नौकरी के साथ साथ आपको रंगमंच भी करना है? ऐसा था कि वहाँ नौकरी तो शाम तक होती थी, फिर शाम को 7-8 बजे के बाद जब बोरियत होती थी तो मैंने ये सोचा कि वहाँ के लोकल्स को या जो अपने वहाँ इंडियंस हैं जो वहाँ की भाषा बोलना जानते हैं उनको इकट्ठा करके कुछ छोटे छोटे स्किट्स किए जाएं ताकि मेरा जो रंग कर्म का जो ये काम है उसमें जंग न लगे जी। तो इसीलिए छोटे छोटे स्किट करता था और रंग कर्म मेरा चालू ही रहा। मैं जहां भी रहा, चाहे अफ्रीका में था या मैं यूरोप में जब था, मैं लिवरपूल में लंदन के पास, तो वहां भी शेक्सपियरियन थिएटर, वहाँ इंग्लिश में भी मैंने हाथ आजमाया। फिर कैमरून में था, वो फ्रैंकोफोन कंट्री है, तो वहाँ फ्रेंच में भी मैंने कहा क्यों ना हाथ आजमाया जाए। तो इस तरह रंग कर्म मेरा जारी रहा, कभी बंद नहीं रहा, बंद नहीं किया मैंने रंग कर्म करना। कई भाषाओं में किया आपने रंगमंच आपने, तो आपको जी तो आपको वहां की लैंग्वेज आप सीख गए थे या फिर जब आप एक्टिंग करते थे, आप रंगमंच करते थे तो याद करते थे उन भाषाओं जब आप वहाँ भाषा ये है कि सीखनी पड़ती है और सीखना मजबूरी है। अच्छा। वहाँ जब आप जाते हैं किसी नए मुल्क में तो किसी से बात करनी है तो 2-3 महीने के अंदर आपको वहाँ की भाषा सीखनी ही पड़ती है, नहीं तो आप वहाँ उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते। या सपोज में जब इनिशियली था, एक जैसे सुपरमार्केट है, फ्लोर पे था मैं, फ्लोर मैनेजर तो बाद में बना, मैं फ्लोर पे जैसे मैं असिस्टेंट था, तो जितने कस्टमर्स थे वो कुछ अगर पूछते थे ये चीज कहाँ रखी है, क्या है, तो उनको जवाब देने के लिए मुझे वहाँ रात को जाग के वहाँ की भाषा सीखनी पड़ी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जब धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर वहाँ की भाषा आ जाती है। आप कहीं भी मुल्क में रहे तो बेसिकली जो आपकी वार्तालाप की भाषा है वो आप सीख ही लेते हैं। तो वो सीखने के बाद फिर हमने कहा कि चलिए आगे भी कुछ हाथ आजमाया जाए, तो रंग कर्म करने लगा। तो वहाँ फिर वो इंग्लिश में जो है, जैसे यहाँ आप रोमन इंग्लिश में वो हिंदी देवनागरी लिख के हिंदी के डायलॉग, भाई जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं उनको आप रोमन इंग्लिश में लिख के देते हैं, तो वहाँ की भाषा वो लोग जो है वो रोमन में लिख के देते थे, मैं उच्चारण करता था और इस तरह काम जारी ही रहा मेरा। बहुत इंटरेस्टिंग सफर था मेरा ये 22 साल का।
तो आपने अफ्रीकन, फ्रेंच, अरेबिक लैंग्वेज में भी, इसके साथ ही आपने 12 भाषाओं में आपने रंगमंच किया है, तो कोई एक आध संवाद हाँ आपको याद तो होगा ही, तो हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे। हिंदी इंग्लिश के संवाद तो अरे दर्शकों ने बहुत एक्चुअली सुने हैं। हुआ ये, हाँ हाँ हाँ, ये अब जैसे मैं जब मिडिल ईस्ट में था, हाँ तो वहाँ पे जैसे कोई अरेबिक भाषा अब बोलनी है, तो वहाँ हम लोग कुछ कर रहे थे, तो एक डायलॉग मेरा गलत हो गया, तो वहाँ का जो लोकल था वो हम लोगों को सब वो सिखा रहा था, उसने अचानक कह दिया, इत्तेफी हमर वाह है, तुम एक नंबर के गधे हो। तो इस तरह हर भाषा में कुछ न कुछ जो है जी वो माना सब इंटरेस्टिंग रही, चाहे वो जी फ्रेंच भाषा तो सबसे स्वीट भाषा है, हाँ इट्स स्वीट, वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जी तो वो भी बहुत मजा आया मुझे, फ्रेंच भी सीख के वहाँ हाँ बोलने में। उसके बाद तो यहाँ इंडिया में जब मैंने मलयालम में फिल्म की वीरम, उसके बाद जी मुझे काफी ऐड भी मिले, तो हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग रहा अच्छा, मेरा फिर तो फिर फिर आपने 22 देशों में आपने काम किया, तो कैसे फिर वापस इंडिया, मतलब इंडिया आपने सोच के रखा था कि एक समय के बाद फिर मुझे इंडिया वापस जाना है और जो मेरा हाँ शौक है रंगमंच का, इसको फिर मैं कंटिन्यू करूंगा इंडिया में? एक्चुअली सही बताऊं आपको मैं कि ये जो रंगकर्म एक बार कर लेता है ना, वो खुजली कभी मिटती नहीं है। तो जी बाय बॉन्ड कुछ भी कह लें आप, होता है ना, कोई बाय बॉन्ड होता है, कोई पॉलिश होके वो एक्टर बनता है, जी कोई वर्कशॉप और कोर्स करके बनता है। हाँ मैं शायद लखनऊ का अकेला रंगकर्मी हूँ हाँ जिसने अपने 45 साल के रंगकर्म में कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं किया। हम्म कोई भी एक्टिंग का वर्कशॉप मैंने अटेंड नहीं किया आज तक। जी मैंने जितने भी 100-150 नाटक किए हैं, उनके जो डायरेक्टर्स थे, जी जैसे ये भारत भवन भोपाल का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, बहुत ही तो वहाँ फेमस है ये। बंसी कौल साहब थे मरहूम, अब अभी 1 साल पहले उनकी डेथ हुई है। जी जी तो उनके डायरेक्शन में मैंने मदर किया, मैक्सिम गोरकी का प्ले, उनका हुआ अनुभव। लखनऊ के थपलियाल साहब हैं, लास्ट ईयर उनकी भी डेथ हो गई, उनके डायरेक्शन में मैंने किया। और जितने भी रंगकर्म के डायरेक्टर्स थे उन सब के साथ जो काम किया मैंने, वही अनुभव में सिनेमा में जब मैं कैमरा के सामने जाता हूं तो मुझे डायरेक्टर्स को कुछ समझाना नहीं पड़ता है। बिल्कुल, इतना वो सारा मुझे आपने स्क्रिप्ट दे काम किया देते, है, इतना एक्सपीरियंस है, कई भाषाओं में आपने काम किया, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ क्या सीन है बस उसका एक वो बताना पड़ता है कि ये सीन ऐसा करना है, कैसे करना है, इसे तो आप बहुत बेहतर जानते हैं। अच्छा, मैं आपकी फिल्मों की तरफ भी हम शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे हम, लेकिन मैं चाहूंगा फ्रेंच में कोई एक लाइन बोल दे आप, तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको संवाद आपको याद हो, या कोई सी एक लाइन इंटरेस्टिंग, जैसा आपने कहा पहले कहा कि बड़ी स्वीट भाषा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ 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 हाँ। तो अब क्या है, कैसे याद करके आपको बताऊं, तब हाँ। तक एक मैंने भोजपुरी आपको मैं ये बताऊं, वो इंटरेस्टिंग बहुत, भोले जी। शंकर मैंने की थी। हाँ तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती और मनोज तिवारी साहब की वो पहली फिल्म है भोले शंकर। जी मेरे ख्याल में 2012 में मैंने वो शूट की थी। हाँ उसका भोजपुरी डायलॉग एक था, मुझे आज तक बहुत माना, दिस इज ऑल्सो वेरी स्वीट लाइन। लोग कहते हैं अरे यार भोजपुरी कहाँ कर रहे हो, तुम्हें कोई नहीं, काम बड़ी नहीं देगा बड़ी हिंदी में। बड़ी जबरदस्त तो इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री। और का आज एक तो डायलॉग मुझे याद आजकल है, तो वो मैं ये जरूर यहाँ, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अब सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश तक भोजपुरी फिल्म सीमित नहीं रह गई है, पूरे देश में भोजपुरी फिल्मों को प्यार मिलता है। हमारी मम्मा भी कभी कभी जब उनको समय मिलता है तो टीवी में आती है, वो देखती हैं, वो उनका अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ, एक डायलॉग भोजपुरी का है, मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। ए शंकर वाके माई, ए तू कहाँ रहता रो रे, तोहरत कौनो पते ठिकाना नहीं के पता चलत, हाँ? ए तनी ताक दे तो सारा कर्जा माफ। इस तरह के बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस जबरदस्त होते रहे जी। मगर उसके बाद मैंने फिर कभी और कोई भोजपुरी फिल्म नहीं की, हाँ क्योंकि इधर हिंदी फिल्में और वेब सीरीज में इतना व्यस्त हो गया मैं। जी बिल्कुल, तो बहुत मैं सारी लंबी लिस्ट है आपकी, तो एक एक करके हम उस पर बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, फिर जब आप विदेशों में काम करने के बाद जब आप वापस फिर जब इंडिया आपका आना हुआ, तो फिर इंडिया में शुरुआत कैसे हुई आपकी? आपको जो पहला ब्रेक था वो कैसे मिला आपको? हुआ ये कि मैं जब वापस आया मिडिल ईस्ट, लास्टली आई वाज इन मिडिल ईस्ट। ओके हाँ, जितने भी जीसीसी
कंट्री से बहरीन, ओमान, कतर, जी। वहाँ की यात्राएं करके, वहाँ से जब मैं जिस लाइन में था गारमेंट्स में, वहाँ ऑर्डर्स दे के जब मैं इतना खफा हो गया कि यार ये तो बड़ा वो काम है, 2003 में मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं वापस आता हूँ। फिर मैं आते ही जी। बजाय अपने होम टाउन लखनऊ आने के, मैं बॉम्बे ही रुक गया 6 महीने। तो वहाँ मेरे एक बचपन के मित्र हैं मिथिलेश चतुर्वेदी, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके घर में रहा मैं। तो वहां जाके मैंने ऑडिशन देने जो हैं वो शुरू किया। क्योंकि मैं लखनऊ का था तो मेरी भाषा बहुत अच्छी थी जी। हिंदी उर्दू मेरी बहुत अच्छी थी। तो वहाँ ऑडिशन में वो लोग फौरन कहते थे आपकी भाषा बहुत अच्छी है। तो मुझे डेली सोप मिलना शुरू हो गए। हाँ। डेली सोप मैंने इतने किए उस जमाने 2003, 4, 5 के दौरान। ये समझिए कि कोई भी डेली सोप, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो, सावधान इंडिया हो, बालिका वधू हो, कसम से हो, माना सब में मैंने एक ही डेली सोप में 5-5 कैरेक्टर्स अलग अलग अच्छा। अलग अलग मेकअप में मैंने किए। वहां से मैंने वो शुरुआत हाँ। तो जो आपके ये जो आपके टीवी सीरियल था बालिका वधू, बड़ा ही फेमस सीरियल था ये, तो इसमें कितने आपने किरदार किए? जैसे आपने कहा एक ही डेली सोप में आपने कई किरदार किए मेकअप चेंज करके, तो बालिका वधू में आपने कितने किरदार किए थे? मेरा सबसे अच्छा किरदार था उसमें जज का। अच्छा, उसमें जो मेन कैरेक्टर है बालिका वधू में, वो, हाँ बालिका वधू में, वो अपने बच्चे को जो है अपनी माँ से लेके खुद गोद लेना चाहता है। तो उससे मेरे सवाल जवाब होते हैं, काफी लंबे डायलॉग थे उसमें बालिका वधू में। एक वो कैरेक्टर किया, एक मैंने फिर नेबर का कैरेक्टर किया, एक मैंने लैंडलॉर्ड का कैरेक्टर किया, कई कैरेक्टर्स किए मैंने। अब वहाँ ये था कि उस समय मुझे जो हाथ में आ रहा था, आई हैड टू कैच अप। बिल्कुल, मुझे, ताकि लोग, पहले मुझे अपनी पहचान बनानी थी। हाँ। तो इसीलिए मैंने वहाँ पहचान बनाने के लिए जो भी कैरेक्टर अच्छा, मिल रहे थे इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। थोड़ा मैं एक मैं दूसरे लहजे में भी कहना चाहूंगा, बहुत एक खुशनुमा अंदाज में, कि अक्सर जब इस इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, मुंबई जाते हैं या इस इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमें पैसा भी मिले और हमें भी काम भी मिले। लेकिन मुझे लगता है विदेशों में आपने इतना पैसा कमाया है तो आप सिर्फ काम चाहते हैं कि काम मुझे बेहतर मिले। सही है, सही है। पहले तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं था पैसे का, मगर अब एक चीज आपको बता दूं कि मुझे बंबई से ज्यादा काम अब लखनऊ में मिल रहा है। क्या बात है। आपको शायद ये मालूम होगा कि अब लखनऊ जो है वो शूटिंग का हब हो गया है, सेकंड बॉलीवुड बन गया है। आप कभी भी आएंगे यहाँ 5-6 फिल्मों का शूट हो ही रहा हो। जी। मैंने जितनी फिल्में और वेब सीरीज यहाँ लखनऊ में की उतनी बॉम्बे में नहीं की। अभी हाल ही में मैंने 3 फिल्में और 3 वेब सीरीज यहाँ लखनऊ में की हैं। तो यहाँ थोड़ा सा, यहाँ जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं लखनऊ के, हाँ, सो कॉल्ड कास्टिंग, हालांकि दे आर नॉट कास्टिंग डायरेक्टर, कोई लाइन प्रोड्यूसर भी अब जो है कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते। तो उन्होंने लखनऊ के सारे आर्टिस्टों को इतना डिग्रेड कर दिया है कि बजट के मामले में वो लोग, माना बाकी सब तो काम कर लेते हैं, मैंने अपना एक स्टैंडर्ड रख दिया है कि मुझे इस बजट से नीचे काम नहीं करना। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, तो मैं अब ये है कि अब मैंने थोड़ा सा पैसे के ऊपर ध्यान दिया है जी, कि अगर आप 4 जगह ना करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। तो अब एक खास लिमिटेड बजट के अंदर, बाकी शुरुआत में पैसे की कोई जो आपने बात बताई, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पैसा नहीं देखता था, काम देखता था। हाँ, बाद में फिर अब थोड़ा हो गया है। बहुत सही बात है, वक्त के साथ इंसान चीजें बदलता भी है। अच्छा, जो फिल्म थी आपकी विरम, इसमें आपने बहुत एक अहम किरदार निभाए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 भाषाओं में ये शूट हुई है। और जब आप डब नहीं हुई, 3 भाषा मैंने हर शॉट 3 बार दिया। एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में और एक बार मलयालम में। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग, अच्छा, मतलब सारा सब कुछ सेट वही था, डायरेक्टर सब वही थे, कलाकार वही थे, लोकेशन वही थी, बस आप जो आपका सीन था, एक सीन को आप 3 भाषाओं में आप बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये था कि 3 जो हैं वो कोऑर्डिनेटर्स थे मेरे साथ। मलयालम की अलग एक लेडी कोऑर्डिनेटर थी, एक इंग्लिश की अलग और हिंदी की अलग। हालांकि हिंदी और इंग्लिश की मुझे जरूरत नहीं थी, बट वो मुझे बताती थी कि कैसे आपको डायलॉग डिलीवरी करनी है। मलयालम में भी जो बहुत अच्छी थी वो, और उनकी वजह से आज मैं
मलयालम के एड्स कर रहा हूँ। क्या बात है। हाँ, मलयालम के 3-4 ऐड किए हैं मैंने। अच्छा, ये अक्सर हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा आपने 3 भाषाओं में आपने उसी वक्त आपने फिर से अलग से आपने बोला भी, आपने एक्ट भी किया, तो डबिंग तो अक्सर हो जाती है, तो क्या डबिंग की इसमें ऑप्शन नहीं रखा गया था क्या? नहीं, डबिंग का कोई ऑप्शन नहीं। उन्होंने हमारा इतने सेंसिटिव माइक थे उनके, क्योंकि वीरम की पूरी टीम हॉलीवुड से आई थी। अच्छा। हाँ, मेरा मेकअप जिसने किया ट्रैफर्ड होप, उसको 3 ऑस्कर मिल चुके हैं मेकअप के लिए। आपने मेरी वो पिक देखी होगी उसकी, वीरम की। मैं एक ट्राइबल किंग बना था। दैट फिल्म वाज बेस्ड ऑन मैकबेथ, शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, उसके ऊपर थी। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग माना मैंने। हर डायलॉग 3 बार जब बोला तो उन्होंने पहले मुझसे 12 दिन मांगे, फिर कहा नहीं 8 दिन में आपकी जो है वो बहुत अच्छी है एब्जॉर्बिंग पावर, तो 8 दिन मांगे उन्होंने। मगर यू विल बी सरप्राइज, मैंने 4 दिन में उनका तीनों भाषाओं में काम पूरा कर दिया। अच्छा, दर्शक भी बड़े उनको अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसा संवाद जो आपने उस वक्त आपको याद हो और आपने तीनों भाषाओं में बोला, इंग्लिश में, हिंदी में और मलयालम भाषा में, अगर कोई याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं अगर व्यक्तिगत बोलूं तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ आपको एक संवाद 3 भाषाओं में सुनते हुए, कहते हुए। मलयालम में मुझे एड्स के तो डायलॉग याद हैं, मगर फिल्म के इतने लंबे लंबे डायलॉग थे कि वहां बाकायदा याद करके मुझे तब वो बोलना पड़ता था। कोई सी भी एक लाइन या फिर इसके अलावा कुछ और दूसरा भी संवाद अगर आपको याद हो, क्योंकि बड़े अच्छे अभिनेता है, अच्छा लगता है जब आप इस तरह से लाइव आप एक्टिंग करते हैं देखते हुए आपको। जैसे एक डायलॉग था वहां पर बारिश का, कि वहां पर रात को जो है बारिश में तलवारबाजी हो रही थी, तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, लेट मी रिमेम्बर, ड्यूएल, लेट द ड्यूएल बिगिन इन द नाइट, ये इंग्लिश में डायलॉग था। और हिंदी में था, बारिश में तलवारबाजी आरंभ की जाए। क्यों मलयालम इज द मोस्ट संस्कृताइज्ड साउथ इंडियन लैंग्वेज ऑफ यू नो, जितनी भी और भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, उन सब में मलयालम इज द संस्कृताइज्ड है। तो उनकी भाषा इतनी वो थी कि 3 शब्दों में लंबा डायलॉग जो है वो कवर हो जाता। मारा लंगे नार कट्टे, आप वो था कि भाई आप वो तलवारबाजी शुरू कर दी जाए। तो बहुत अच्छा लगता था कि उनका जो मलयालम का डायलॉग होता था वो बड़ा शॉर्ट होता था। इंग्लिश और हिंदी के डायलॉग बड़े लंबे होते थे मगर मलयालम में 3 या 4 शब्द में वो डायलॉग खत्म हो जाता था। अच्छा, फिल्म का सफर बड़ा आपका लंबा रहा है। फिल्म की बात करें आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर, दरबान, डी कंपनी, कंधा बच्चा, दासदेव, लखनऊ सेंट्रल, मुल्क, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, प्रस्थाना, मीर अक्सम, इन सब में आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए आपने। तो कैसा था इतने सारे फिल्मों का सफर आपका, और सबसे खास कैरेक्टर आपको क्या लगता है इन फिल्मों में से? सबसे खास कैरेक्टर मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म की है, भीड़, अनुभव सिन्हा के साथ, जिन्होंने मुल्क और थप्पड़ डायरेक्ट की है। उनके साथ मैंने की थी, और बहुत इंटरेस्टिंग मौलाना का कैरेक्टर है, और मेरा पंकज कपूर और वीरेंद्र सक्सेना और इन सब के साथ, भूमि पेडनेकर, इन सब के साथ सीन है। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आप देखिएगा। मौलाना का कैरेक्टर है मेरा बिल्कुल। और एक और फिल्म में आपने नहीं जिक्र किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मैंने एक फिल्म की है, नो लैंड्स मैन। एंड वो दैट माइट बी इंडियाज ऑस्कर एंट्री, हो सकता है वो ऑस्कर के लिए जाए। और सरवर फारूकी हैं बांग्लादेश के डायरेक्टर। अच्छा, बांग्लादेश के वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये फिल्म की है। नो लैंड्स मैन, नवाजुद्दीन जी के साथ। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे क्या वजह थी कि जो डायरेक्टर है वो बांग्लादेश के हैं, या फिर वो जो फिल्म थी, मतलब थोड़ा सा दर्शकों को बताएं इस पीछे, डायरेक्टर के पीछे क्या हुआ था? ये कि जब मैं बॉम्बे में डेली शोप कर रहा था, तो वहां पर जितने भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर थे, वहां का कास्टिंग कोऑर्डिनेटर था राज। उससे उन्होंने कास्टिंग के लिए कहा कि मुझे नॉर्थ इंडिया के कुछ एक्टर्स चाहिए। तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि मुझे लखनऊ से कुछ एक्टर्स चाहिए और एक मेन कैरेक्टर आप करेंगे।
तो ये हैं सरवर फारूकी हैं, एक फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने लखनऊ की पूरी कास्टिंग उनको करके दी, नो लैंड्स मैन में, और खुद एक कैरेक्टर किया उसमें, मुस्लिम कैरेक्टर था वो, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। अच्छा, ये नवाजुद्दीन जो के प्रोडक्शन साथ हाउस था, मैंने क्या ये बांग्लादेश के प्रोडक्शन हाउस था कि इंडियन प्रोडक्शन हाउस था? इसके डायरेक्टर बांग्लादेशी थे? डायरेक्टर बांग्लादेश के थे। ही इज वेरी फेमस मैन, सरवर फारूकी। वो एक्चुअली वो 25-30 साल से यूएसए में रह रहे हैं। यूएसए में उन्होंने कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं है जिसके साथ ऐड न किए हों। क्या बात है। हाँ, और इस फिल्म में, इस फिल्म की शूटिंग स्टेट्स में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह हुई है, नो लैंड्स मैन की। उसका जो इंडिया का चंक है वो लखनऊ और मुंबई में हुआ है। अच्छा। और मेरे कई सीन मुंबई में, माना जो मेन सीन है मेरा नवाजुद्दीन जी के साथ, जी, बहुत इंटरेस्टिंग और काफी लंबा सीन है उसमें, नो लैंड्स मैन में उनके साथ। जब आएगी आप देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा, माना बहुत अच्छा। नहीं, बिल्कुल हम वाकई देखना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं और बहुत कई सालों से आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको शुभकामनाएं भी जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट रिलीज होने वाले हैं, कि बड़े अच्छा ये प्रोजेक्ट रहेगा आपका और दर्शकों को काफी पसंद आएगा। अच्छा, वेब सीरीज भी आपने बहुत सारी की, आपने ग्रैंड की बात कर लें, ट्रस्ट की बात कर लें, भोकाल 2 की बात कर लें, बहुत सारी वेब सीरीज की है आपने। जी 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 जी। अभी मैंने एक जो वो की है क्रस्ट, उसमें मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल फादर लॉरेंस का कैरेक्टर किया है जी। वो आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मेरी 8 फिल्में आने वाली हैं। हाँ। तो देखिएगा, भीड़ है और शहर है, नो लैंड्स मैन है जी, और नेताजी के ऊपर एक फिल्म हाँ। नेताजी सुभाष चंद्र की बायोपिक है, देशो नायक। अच्छा, वो जरूर देखिएगा आप। वो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, और मैंने इंटरनेशनल एक्टर विक्टर बैनर्जी हैं, बंगाल के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर किया है मैंने उसमें। सन्यासी फिल्म का नाम है, देशो नायक। हाँ। सन्यासी जो लेटर पीरियड था नेताजी का, उसके ऊपर वो बनी है। वो भी इस साल ही वो फिल्म आने वाली है मेरी जी। अच्छा नरेंद्र जी, आप बहुत अच्छा अभिनेता तो है, लेकिन खाली समय जब भी आपको अपना मी टाइम मिलता है तो आप कुछ कविताएं भी लिखते हैं आप। तो हमारे दर्शक भी कुछ ऐसी कविताएं जो आपको बेहद पसंद है, जो आपने लिखी है। हालांकि हम जो लिखते हैं हमें हर कविताएं पसंद आती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जी बहुत, ऐसे तो एक मेरा लखनऊ पे एक मेरा शेर है जी। देना न मौत मुझको गैर मुल्क में खुदा, तड़पेगी रूह मेरी लखनऊ से हो जुदा, इतनी सी इल्तिजा है मेरी तुझसे है खुदा, करना सुपुर्द खाक तो लखनऊ में है। क्या बात है, जबरदस्त। ये मेरा लखनऊ के ऊपर शेर था। और एक मेरी कविता है, वो मैं एक्चुअली कॉपी वहां से मेरी, आप वो ले आइए जरा ये कविता की कॉपी। तब तक आपको मैंने एक कविता लिखी थी पर्यावरण के ऊपर। हाँ। लोग आजकल बड़े माना कोई प्लॉट लेते हैं, कोई पेड़ है तो पेड़ काट देते हैं जी। तो उसके ऊपर मेरी एक कविता थी, मुझे आप 2 सेकंड दें जरा, मैं उसकी शुरुआती कुछ पंक्तियां याद करूं है जी। तब तक आपको हाँ, एक और दूसरी कविता आपको मैं सुनाता हूं, वो भी बहुत अच्छी है। पीर मुर्शिद मिल गए, पूछा तुझे क्या चाहिए। क्या बात है। गुरु और चेला दोनों आपस में मिलते हैं। पीर मुर्शिद मिल गए, पूछा तुझे क्या चाहिए, हल्क में मौजूद दौलत या शोहरत तुमको चाहिए। यक बयक रहमत खुदा की देख मैं हैरान हुआ जी। यक बयक रहमत खुदा की देख मैं हैरान हुआ, है मयसर सब मुझे, क्या कहूँ क्या चाहिए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत खूब। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और कविताएं सुनते हैं, आपकी लिखी हुई और शायरियां सुनते हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए इजाजत लेनी पड़ेगी हमको आपसे। लेकिन बहुत आप अच्छे शख्स हैं, बहुत अच्छा अभिनेता है। आपसे बात करके मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतर काम करते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू आपका, थैंक यू आपका, थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता नरेंद्र पंजवानी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।